Hello everyone, welcome in this segment of our video। और आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च पे, जो कि हमारा यूनिट 1 का पार्ट 2 है। इसमें हम बाकी के चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मोटिवेशन इन रिसर्च और टाइप्स ऑफ रिसर्च देखा था। इस वाले पार्ट में हम रिसर्च अप्रोचेस, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड, रिसर्च प्रोसेस, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च और प्रॉब्लम फेस्ड बाय रिसर्चर, इस वाले पार्ट में हम देखेंगे। तो यूनिट 1 का जो प्रीवियस पार्ट है, पार्ट 1, उसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उससे आप यूनिट 1 के चारों चैप्टर्स, मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मोटिवेशन इन रिसर्च और टाइप्स ऑफ रिसर्च देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। सबसे पहले पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 5 है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रिसर्च अप्रोचेस। रिसर्च अप्रोचेस में अगर हम बात करें तो ये दो तरह की है, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है: इन्फेरेंशियल अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और सिमुलेशन अप्रोच। इन सब के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करें रिसर्च अप्रोचेस। रिसर्च अप्रोचेस में सबसे पहले आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है एक ऐसी अप्रोच है जिसका उपयोग एक्सप्लोरिंग के लिए या इंडिविजुअल्स या किसी ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जाता है। नाम है इसका क्वालिटेटिव रिसर्च, मतलब क्वालिटी इसके अंदर हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मेटल है जो कि किसी माइन से प्राप्त होता है, तो इस मेटल को एक्सप्लोर किया जाएगा। एक्सप्लोर करके ये चेक किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर ओर के अंदर, क्योंकि मेटल ओर के अंदर मिलता है, उस पर्टिकुलर ओर के अंदर मेटल की क्वालिटी कैसी है, एक्सप्लोर करने के कारण। या किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमको पता करना है, कोई अगर एक प्रसिद्ध व्यक्ति है या कोई महान व्यक्ति है, उनके बारे में अगर हमको पता करना है तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत उसको पता कर सकते हैं। ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये ह्यूमन प्रॉब्लम पर बेस्ड है, सोशल प्रॉब्लम पर भी बेस्ड है। इस प्रोसेस के अंदर कई सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं, कई सारी प्रोसीजर इन्वॉल्व होती है, कई सारा डेटा इन्वॉल्व होता है, कई सारा डेटा कलेक्ट करना होता है। किसको? पार्टिसिपेंट्स को। और इन डेटा का फिर एनालिसिस करना होता है किसी जनरल थीम पे बेस्ड करके। जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया उसको एनालिसिस करना होता है, और उसके बाद रिसर्चर इंटरप्रिटेट करता है उस डेटा की मीनिंग को। इस तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च निकाला जाता है। जबकि अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इसके अंदर क्वांटिटी है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्वालिटी देख रहे थे, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हमको क्वांटिटी देखनी है। यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च किस पर बेस्ड होगी, यानी हमको किसी प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करना है तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का उपयोग करेंगे, ताकि हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा जनरेट हो पाए या ऐसा डेटा जनरेट हो जाए जो कि यूजेबल स्टैटिस्टिक में ट्रांसफॉर्म हो सके। जैसे कि हम किसी एटीट्यूड्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं, ओपिनियंस को क्वांटिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओपिनियंस देंगे, उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं। बिहेवियर्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं।
ऐसे कई सारे डिफाइंड वेरिएबल्स को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं और इनका जनरलाइज रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, जो कि किसी बड़ी सैंपल पॉपुलेशन के लिए होता है। और इस तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज की जा सकती है। जैसे अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में मान लीजिए किसी एरिया से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उनके बिहेवियर पर स्टडी की गई। तो जब एरिया के लोगों के बिहेवियर पर स्टडी करेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों का बिहेवियर एक जैसा हो सकता है कुछ लोगों का बिहेवियर अलग अलग। अब इनमें से हमको उन लोगों को सिलेक्ट करना होगा जिनका बिहेवियर एक जैसा है, उनके नंबर काउंट करने होंगे। उन लोगों को सिलेक्ट करना होगा जिनका बिहेवियर डिफरेंट है। इसकी सहायता से हम लॉ की भी हेल्प कर सकते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन में भी मदद कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ बड़ा क्राइम हुआ है तो वहाँ के लोगों के बिहेवियर से, वहाँ के लोगों के एटीट्यूड से हमको असली जो गिल्टी है, असली जो अपराधी है, उसको पकड़ने पे भी मदद मिल सकती है। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगा। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये डिडक्टिव मेथड है, ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है जिसमें इंक्वायरी की जाएगी, जहाँ पे कि वेरिएबल की स्टडी होगी और इन वेरिएबल्स को नंबर्स के आधार पर मेजर किया जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बिहेवियर का एग्जांपल बताया, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल क्या हो गया, बिहेवियर वेरिएबल हो गया, ओपिनियन वेरिएबल हो गया, एटीट्यूड वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये वेरी करेगा ना, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग एटीट्यूड होगा, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग बिहेवियर होगा, ये वेरिएबल है। कुछ व्यक्ति का सेम भी हो सकता है, कुछ लोगों का डिफरेंट भी हो सकता है, तो वेरिएबल वेरी करेगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इन सब को नंबर्स के आधार पर मेजर किया जाएगा, यानी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के थ्रू इसको एनालिसिस करेंगे और जनरलाइजेशन जो रहेगी या इसकी जो रिपोर्ट बनेगी, एक फॉर्मल रिपोर्ट बनेगी, उसके थ्रू हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का एनालिसिस कर पाएंगे। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ये जो रिसर्च होती है, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव रिसर्च थी, ये जो रिसर्च है इंडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च है। ये एक सब्जेक्टिव प्रोसेस होगी जिसमें इंक्वायरी अगर जब हम कर रहे हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बिल्ड करना होगा यहाँ पे, जो कि नेचुरल सेटिंग के थ्रू होगा और एक होलिस्टिक पिक्चर बन के आएगी, सभी लोगों की एक साथ एक पिक्चर बन के आएगी। अगर हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो सभी प्रकार के लोग उसके अंदर आ जाएंगे, जिसको कि वर्ड्स में हम फिर हमको डिस्क्राइब करना होगा, क्वालिटी बताना पड़ेगा। तो हमको हर एक के बारे में डिटेल्स बताना पड़ेगा। यहाँ पे पर्सनल लैंग्वेज काम करेगी। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर पर्सनल लैंग्वेज काम करती है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इम्पर्सनल लेवल का लैंग्वेज काम करेगी। इम्पर्सनल लेवल जो रहेगी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में काम करेगी, क्वालिटेटिव रिसर्च में पर्सनल लैंग्वेज काम करेगी। ये मेजर डिफरेंस है। और दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो डिडक्टिव प्रोसेस है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इंडक्टिव प्रोसेस है। डिडक्टिव का मतलब उसको अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव में क्या कर रहे हैं, सबको एक साथ मिला रहे हैं, इंडक्ट कर रहे हैं, सबको एक साथ मिला रहे हैं, इंडक्टिव प्रोसेस।
इस तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च अप्रोच की सबसे बड़ी मेथड्स हैं। अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर 6, जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च है, यानी रिसर्च का महत्व। तो रिसर्च का महत्व क्या है, आइए जाने। जितना भी इंक्वायरीज हम कर रहे हैं उन सब की प्रोग्रेस जो है, ये कोई डाउट आपको अगर आ रहा है रिसर्च के अंदर, तब उन सारे डाउट्स को हम इंक्वायरी के माध्यम से इन्वेंशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए हडसन मैक्सिमर ने एक थॉट दिया था। उन्होंने बताया था रिसर्च इंक्लूड साइंटिफिक एंड इंडक्टिव थिंकिंग, यानी रिसर्च जो है वो साइंटिफिक और इंडक्टिव थिंकिंग है, जो कि लॉजिकल हैबिट्स को के डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के सोचने के लॉजिकल हैबिट को डेवलपमेंट को प्रमोट करने वाली जो मेथड है वो रिसर्च कहलाती है। तो रिसर्च जो है कई सारे फील्ड में अपना योगदान देगी, जैसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स में वो अपना योगदान देगी, साइंस में अपना योगदान देगी, बिजनेस में अपना योगदान देगी, इकोनॉमी में अपना योगदान देगी। तो रिसर्च कई जगह पर अपना योगदान देगी। रिसर्च, क्योंकि हमको रिसर्च का महत्व बताना है, इसीलिए हम ये सारी चीजें के बारे में बात कर रहे हैं कि रिसर्च कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले करेगी। रिसर्च का एक अपना स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। वो कई तरह के ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, कई प्लानिंग प्रॉब्लम्स को भी वो सॉल्व कर सकती है, अगर बिजनेस और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। यह सोशल साइंटिस्ट की हेल्प करती है ताकि वे सोशल रिलेशनशिप्स की स्टडी कर पाए और सोशल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देख पाए या सॉल्यूशन निकाल पाए। यदि मास्टर डिग्री के स्टूडेंट है या फिर पीएचडी डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, तो रिसर्च के माध्यम से वो थीसिस राइट कर सकते हैं। इसका मतलब रिसर्च जो है उनके कैरियर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिस वजह से अगर वो पीएचडी कर लेते हैं, रिसर्च में मास्टरी कर लेते हैं, तो वो हाई पोजीशन की रैंक एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। ये एक रिसर्च का बड़ा महत्व है। अगर कोई प्रोफेशनल रिसर्च में बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति, कोई रिसर्चर रिसर्च में बहुत अच्छा है, तो उसके लिविंग स्टाइल में रिसर्च की वजह से कई चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल वो पर्सनालिटी हो जाएगा, वो एक साइंटिस्ट हो जाएगा, और साइंटिस्ट की वैल्यू हमारे समाज में बहुत बेहतर होती है। तो रिसर्च एक व्यक्ति को, एक साधारण से व्यक्ति को महान व्यक्ति भी बना सकती है। जैसे आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है, वे रिसर्च करते करते ही इतने महान बन गए। सारा कुछ ये योगदान रिसर्च का ही। जो फिलोसफर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनके लिए रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है। वे नए आइडिया सोच सकते हैं, नए साइट्स देख सकते हैं, नई चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। जो लिटरेचर वाले पीपल हैं, वो लिटरेचर में कुछ नया डेवलप कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों के को और बेहतर तरीके से मॉडिफाई करके और क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हैं। तो ये सारा सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च है, सारा रिसर्च का महत्व है। जो एनालिस्ट होते हैं, लेबोरेटरीज में काम करते हैं, या जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, वे रिसर्च में बड़े बड़े प्रयोग करके, जैसे कि आप देखते हैं कि अभी हम इंडिया में कई सारे सैटेलाइट्स बना चुके हैं,
और वो सैटेलाइट्स हम अर्थ की कक्षा में लॉन्च कर चुके हैं। और अभी के टाइम पे हमारा जो इंडिया है वो अदर कंट्रीज़ की, जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद कर रहा है, उनके सैटेलाइट्स को भेजने में हेल्प कर रहा है। ये सब रिसर्च से ही तो पॉसिबल हो पाया है। तो ये नई थ्योरीज को जानने में भी रिसर्च मदद करती है। अब आते हैं हम अपने अगले चैप्टर में, चैप्टर 7, और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड के बारे में। रिसर्च और साइंटिफिक मेथड की अगर हम बात करें तो रिसर्च की तो बात मैंने कर ली है। अब साइंटिफिक मेथड के बारे में बताता हूँ। तो साइंटिफिक मेथड जो होती है, ये एक ऐसी मेथड होती है जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन को कंट्रोल करती है, जो कि ऑब्जेक्ट की रियलिटी के पर बेस्ड होता है। इस वजह से किसी नेचुरल फिनोमिना के जनरल नॉलेज को समझने में आसानी होती है। यही साइंटिफिक मेथड कहलाती है। साइंटिफिक मेथड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे साइंटिफिक मेथड एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक ऑर्डर प्रोसेस है। इसके अंदर एक ऑर्डर के थ्रू काम होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। साइंटिस्ट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जो फाइंडिंग है वो एम्पिरिकल एविडेंस पर आधारित होगी। एम्पिरिकल एविडेंस क्या होते हैं या एम्पिरिकल थिंग्स क्या होती है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो भी कंक्लूजन मिलेगा, जो भी सॉल्यूशन मिलेगा, वो जनरलाइज होगा। इसका मतलब इस सॉल्यूशन को किसी एक स्टडी में नहीं, कई स्टडी में भी उपयोग किया जा सकता है। साइंटिफिक मेथड जो होती है वो एजम्पशन या हाइपोथेसिस पर बेस्ड होती है, परिकल्पना पर बेस्ड होती है। इनका उपयोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करने या डेवलप करने में भी होता है। अब पर्पस ऑफ साइंटिफिक मेथड में, साइंटिफिक मेथड का पर्पस क्या है? तो साइंटिफिक मेथड का मेन पर्पस जो है वो डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, कंट्रोल, प्रिस्क्रिप्शन और आइडेंटिफिकेशन करना है उन फैक्ट्स का जिनके बारे में वो जानकारी हासिल की जा रही है, जिनके रिलेशनशिप बताए जा रहे हैं। ये साइंटिफिक मेथड का मेन पर्पस है। इसके लिए सबसे पहले टॉपिक सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए हमको किसी बीमारी के बारे में पता चल रहा है। सिंपल सा, अगर हम किसी फीवर के बारे में जान रहे हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, फीवर में पैरासीटामोल दे देते हैं, जबकि उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो रिसर्च के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं जो लेस साइड इफेक्ट के साथ, इम्प्रूव्ड पोटेंशी के साथ काम करे, यानी फीवर को आसानी से रिड्यूस कर दे और उसके साइड इफेक्ट भी ना हो। ऐसी ऐसी मेडिसिन जो है वो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आएगी। तो हमने रिसर्च प्रॉब्लम क्या देखी यहाँ पे कि फीवर को कैसे रिड्यूस किया जाए, यानी हमने टॉपिक सिलेक्ट कर दिया कि टू रिड्यूस द फीवर। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने मेडिसिन पे काम करना शुरू किया। फिर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, यानी स्टडी का जो ऑब्जेक्ट है कि हमको इस पर काम करना है, तो वो स्टडी का ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन कर लिया। इसके बाद अब उस पर जब काम करना है मुझे, कि मुझे फीवर को और कम करने वाली दवा बनानी है, तो उस पर अगर मुझे काम करना है तो मुझे ढेर सारा लिटरेचर पढ़ना होगा कि क्या अब तक क्या क्या काम हो चुका है,
और फिर उसके बाद मैं कंक्लूजन निकालूंगा कि अब मुझे क्या नया काम करना है, मैं क्या नया कर सकता हूँ। तो इसके लिए ढेर सारे लिटरेचर की आवश्यकता होगी, ढेर सारा लिटरेचर रिव्यू करना होगा। फिर इस स्टडी के अंदर वेरिएबल्स का और उनके कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हमारे पास रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो वेरी करती रहेंगी। हमारा रिजल्ट भी वेरी कर सकता है कि 3 महीने बाद वही मेडिसिन कुछ और रिजल्ट दिखा रही है, 6 महीनों बाद कुछ और रिजल्ट दिखा रही है। मान लीजिए हमने कोई मेडिसिन बनाई, सिंथेसिस की, और उसको सिंथेसिस करने के बाद तुरंत उसका प्रयोग कर लिया फार्माकोलॉजिकल स्टडी के थ्रू, मान लो किसी एल्बिनो रेट्स पर कर लिया। एल्बिनो रेट्स पर हम इसलिए करते हैं कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन जैसा ही होता है। एल्बिनो रेट एकदम वाइट कलर का एक चूहा होता है, हमारे घरों में मिलने वाला चूहा नहीं, एक वाइट कलर का चूहा होता है जिसको बोलते हैं एल्बिनो रैट्स। और ये एल्बिनो रैट जो होता है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन जैसा होता है। तो अगर उस पर हम ट्रायल करते हैं तो जो भी चीज़ें होगी वो ह्यूमन पे भी वैसे ही काम करेगी। तो हमने जो मेडिसिन बनाई, मान लीजिए हमने उसका उपयोग तुरंत किया तो वो ज़्यादा बेटर इफेक्ट शो करेगी। थोड़ा डिले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर हम उसको यूज़ करेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे, तो हो सकता है कि उसका इफेक्ट थोड़ा कम नज़र आए। तो ये वेरिएबल हो जा रहा है, तो इस वेरिएबल का भी हमको को डिफाइन करना होगा, इसका हमको ध्यान रखना होगा। यहाँ जो भी हम एजम कर रहे हैं, जो भी हम परिकल्पना कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, कि हम नया मेडिसिन बनाने का सोच रहे हैं, कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ों को, वो सारी प्रक्रिया को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए एथिकल इम्प्लीकेशन इम्पॉर्टेंट होगा। कोई भी प्रपोज स्टडी के लिए एथिकल इम्प्लीकेशन मतलब, अब जैसे मुझे एल्बिनो रेट्स पे काम करना है तो मुझे एथिकल कमेटी से परमिशन लेनी होगी, और परमिशन लेने के लिए मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मैं किस तरह से एल्बिनो रेट्स पे काम करूंगा और उनको हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी वजह से उनकी मौत नहीं होगी, एल्बिनो रेट्स को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये हमको एथिकली देखना भी पड़ेगा। डेटा कलेक्शन के लिए रिसर्च डिजाइन और मेथड भी डिस्क्राइब करनी पड़ेगी कि किस तरह से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। पॉपुलेशन और सैंपल को भी डिफाइन करना पड़ेगा, हम कौन सी पॉपुलेशन ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने एल्बिनो रेट्स लिए, तो किसी एक एल्बिनो रेट से काम नहीं चलेगा, हमको करीबन 100 एल्बिनो रेट्स लेने पड़ेंगे और उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, और उन ग्रुप्स के थ्रू फिर हमको अपनी मेडिसिन की स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि एक ग्रुप ऐसा रहेगा जिसको हम डोज नहीं देंगे मेडिसिन का, एक ग्रुप ऐसा रहेगा जिसको हम पेरेंट ड्रग का डोज देंगे, एक ग्रुप ऐसा रहेगा जिसको हमने सिंथेसिस करके ड्रग जो बनाई है उसका डोज देंगे। तो इस तरह से 3 ग्रुप्स रहेंगे और तीनों का फिर हमको स्टडी करना होगा। तो ये डेटा कलेक्शन भी इसी तरह से होगा। फिर वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया है ये प्रॉपर डेटा है कि नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो एक कंट्रोल बनाया था जिसको कि हमने कोई मेडिसिन नहीं दी थी, वो एक जो हमने जिसको हम पेरेंट मेडिसिन दी थी, मान लो पैरासीटामोल दे दी थी वो, और एक ग्रुप जिसको कि हमने अपनी मेडिसिन दी थी, जिसको कि हमने पैरासीटामोल के थ्रू मॉडिफाई कर लिया था, उसमें कुछ ग्रुप चेंजेस करके नई ड्रग बना दी थी, वो उन तीनों के बीच में डेटा लेके और फिर एनालिसिस करेंगे किसकी पोटेंशी बेटर है, क्या हमारी बनाई हुई मेडिसिन ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, या पैरासीटामोल ज़्यादा बेटर है, या नॉर्मल जो चूहे हैं वो अपने आप में ही हील हो जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमको देखना होगा, इसको हम बोलेंगे डेटा एनालिसिस एंड डिस्कशन। फिर ये सारा डेटा कलेक्ट हो जाने के बाद इसको हम समराइज कर लेंगे सभी सब्जेक्ट का, और उसके बाद उसको एनालाइज करके इंटरप्रिटेट करके डेटा अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इसके बाद
ये जो स्टडी के थ्रू हमको मिला है इसको हम किसी एक जर्नल के थ्रू पब्लिश कर सकते हैं या दूसरों को भी बता सकते हैं। तो दूसरों को बताने का, दूसरों को कम्युनिकेट करने का अच्छा तरीका है कि हम इसे जर्नल में पब्लिश कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। तो ये पर्पस ऑफ साइंटिफिक मेथड है। तो साइंटिफिक मेथड की ये हमने आपको स्टेप्स बताए कि साइंटिफिक मेथड किस तरह से होगा, कि सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा, फिर ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, फिर लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, फिर कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, फिर जो परिकल्पना हमने की है उस परिकल्पना के बारे में बताना पड़ेगा। ये सारे स्टेप बाय स्टेप ये साइंटिफिक मेथड चलेगी। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड पे। साइंटिफिक मेथड के कुछ लिमिटेशंस हैं। इनमें मोरल और इथिकल प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने आपको एल्बिनो रेट्स का बताया। ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी आती है, मेजरमेंट प्रॉब्लम आती है, एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारी प्रॉब्लम्स साइंटिफिक मेथड के दौरान आती है। अब है हमारी अगला चैप्टर जो है चैप्टर 8, रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस रिसर्च प्रोसेस की कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें पहली स्टेप है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, यानी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करो सबसे पहले। फिर लिटरेचर रिव्यू करो, फिर एक हाइपोथेसिस बनाओ कि मुझे करना क्या है, और देन एक रिसर्च डिज़ाइन करो। उसके बाद डेटा कलेक्ट करो, डेटा को एनालाइज करो कलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद एनालाइज करने के बाद उसको इंटरप्रिटेट करके रिपोर्ट बनाओ। ये सारी स्टेप जो हैं वो रिसर्च प्रोसेस के अंदर आती है। तो रिसर्च प्रोसेस के अंदर मेनली 7 स्टेप्स आती हैं। ये सातों स्टेप्स के बारे में आपको बताना। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रिसर्च स्टेप्स क्या क्या होती है, रिसर्च प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेप्स हैं, तो आपको ये सातों स्टेप्स के बारे में बताना होगा। सबसे पहली जो रिसर्च स्टेप है वो है रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो मेनली 2 टाइप की होती है। एक रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ नेचर, यानी नेचर के हिसाब से हमको देखना होता है, और दूसरा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को देखने के लिए, जैसे कि हमने बताया कि दो किसी एरिया में हमको एटीट्यूड्स देखना है लोगों के, तो उसके लिए हमको रिलेशन देखना पड़ेगा कि दो लोगों के एटीट्यूड्स में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह की जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो बेसिकली 2 तरह की है, रिलेट्स टू स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ नेचर, और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो इसमें जो है 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है जो रिसर्च प्रॉब्लम को बताती है। पहला, किसी प्रॉब्लम को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना, समझना, और दूसरा, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको मीनिंगफुल टर्म्स में बनाना, तैयार करना, कि भैया अब ये प्रॉब्लम तैयार हो गई है, इसका एक मीनिंगफुल हमने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया है, अब इस पर काम करना शुरू करते हैं। तो ये स्टेप्स हैं रिसर्च प्रॉब्लम। अब आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए हमको करना क्या होगा, हमको लाइब्रेरी जाना होगा, हमको इंटरनेट पे सर्च करना होगा, जो भी काम हम करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा। एक बार प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, अब उसके बारे में हम किताबों में, बुक्स में, इंटरनेट पर, जहाँ भी हम जहाँ से भी उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में, वहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसको बोलेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जितना ज़्यादा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे उतना नॉलेज हमको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर होगा, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर होगा। इन सारी चीज़ों को लिख लेना चाहिए। कोई भी एक रिसर्च स्कॉलर जो है, रिसर्च वर्कर जो है, वो इन चीज़ों को लिख लेता है ताकि ये चीज़ें बाद में वो रिकॉल कर पाए, और थीसिस में भी जब वो अपनी पीएचडी थीसिस लिखेगा तब वहाँ पे भी ये चीज़ें उनको काम आएगी। जब भी वो सिनॉप्सिस लिखेगा इस टॉपिक के ऊपर तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आएगी।
और वहाँ पे फिर ये रेफरेंसेस देगा कि इस रेफरेंसेस के कारण ही मैंने ये चीज़ को सिलेक्ट किया है, और फिर उसको एक कमेटी के सामने ये प्रस्तुत करेगा, जो कमेटी उसको इवेल्युएट करेगी और उसके बाद ही वो अपनी डिग्री प्राप्त कर पाएगा। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर का इम्पोर्टेंस है। फिर आता है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना। हमने दिमाग में सोचा कि मैं इस तरह का काम करने वाला हूँ, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस लेनी पड़ेगी, वो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए एक टेंटेटिव अजम्पशन लेना पड़ेगा और उसको लॉजिकली और एम्पिरिकल कंसिक्वेंसेस में सोचना पड़ेगा। जो हाइपोथेसिस होती है वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए और रिसर्च में एक लिमिटेड एरिया में होना चाहिए, क्योंकि उसको हमको टेस्ट करना है। हाइपोथेसिस का जो रोल होता है वो रिसर्चर को डीलिमिट कर देता है उस एरिया में, यानी वो रिसर्चर कहीं से भी अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पाना चाहता है, और हाइपोथेसिस के कारण ही वो जो रिसर्चर है वो एक पर्टिकुलर ट्रैक पर काम करना शुरू कर देता है, वो इधर उधर नहीं भागेगा, वो एक पर्टिकुलर ट्रैक पर ही काम करेगा। इसको बोलेंगे फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अगला स्टेप है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। अब हमको रिसर्च डिजाइन बनाना है, जिस पर हमको काम करना है, जिस प्रॉब्लम पर काम करना है उसका हमको डिजाइन तैयार करना है। तो रिसर्च डिजाइन का जो फंक्शन होता है वो रिलेवेंट एविडेंस कलेक्ट करने के काम आता है, जिसमें एक्सपेंडिचर बहुत कम हो, एफर्ट कम हो, टाइम कम लगे, मनी कम लगे और एविडेंस ज़्यादा कलेक्ट हो जाए। इस तरह से रिसर्च डिजाइन को तैयार करना चाहिए। रिसर्च के पर्पस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सप्लोरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी ओर से अगर मेटल निकलता है तो वो एक्सप्लोरेशन के थ्रू हमने मेटल निकाल लिया, एक्सप्लोर किया। डिस्क्रिप्शन, उस मेटल को डिस्क्राइब किया कि भाई ये कौन सा मेटल है, कॉपर है, मैग्नीज है, कौन सा मेटल है। डायग्नोसिस, हमने खोज लिया उसको, डायग्नोस्ट कर लिया कि हाँ भाई ये अब मैग्नीज है, हमने उसको खोज लिया। अब हम उस पर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वाकई में ये मैग्नीज है कि नहीं। तो ये 4 स्टेप जो रहेंगी वो रिसर्च पर्पस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस और एक्सपेरिमेंटेशन। अगली स्टेप है वो है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में जब हमने सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क कर लिया है, प्रॉब्लम समझ ली है, तो अब हम क्या करेंगे, हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने एल्बिनो रेट का एग्जांपल दिया, एल्बिनो रेट्स का को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, उन पर हमने ड्रग्स के डोज दे दिए, मेडिसिन के डोज दे दिए, और अब उनसे ब्लड सैंपल कलेक्ट करके और उसकी स्टडी कर रहे हैं। वो क्या हो गया, वो डेटा हो गया। वो डेटा हमने क्या कर दिया, कलेक्ट कर लिया, उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट कर लिया, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट कर लिया। अगर कहीं जनसंख्या में हमको अगर कोई डेटा कलेक्ट करना है तो जाके 1 to 1 बात कर रहे हैं लोगों से कि आप बताएं आपकी राय क्या है। टेलीफोन से इंटरव्यू कर लिया, घर बैठे टेलीफोन कर दिया कि भाई बताओ क्या चल रहा है। मेल करके क्वेश्चन आयर मेल कर दिया, 8-10 क्वेश्चन लिख दिए, बोले इसके आंसर दो। एक स्केड्यूल कर लिया, उसके थ्रू डेटा कलेक्ट। तो ये सारी प्रोसीजर जो है वो डेटा कलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिसिस। अब डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, अब उसका एनालिसिस करेंगे। जैसे ब्लड सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया, अब उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन से ग्रुप के रैट्स जो थे वो उनमें ड्रग्स की पोटेंसी ज़्यादा थी, मेडिसिन जो थी वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रही थी। तो ये डेटा एनालिसिस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको डेटा रिक्वायर्ड होगा जो हमने कलेक्ट किया था। तो इस स्टेज पर 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। पहला कोडिंग, उस डेटा को जो इसको हमने एनालिसिस करना है उसको कोड कर दिया, कोडिंग दे दी, जैसे भी आप कोड करते हो उसको 1 2 3 ABC जैसे भी।
फिर उसकी एडिटिंग करी, उसको एडिट किया और उसको फिर टेबुलेशन के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में जमा दिया। तीनों की कैटेगरी बना दी और 3 कॉलम बना दिया, उसकी टेबल बना दी और टेबल के फॉर्म में जमा दिया, तो एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। तो ये 3 चीजें इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा, कोडिंग, एडिटिंग और टेबुलेशन। फिर नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो अब जो डेटा हमने एनालाइज किया है, अब उसको इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा कि ये डेटा जो हमने लिया था, इसको जो एनालिसिस किया, इससे क्या रिजल्ट निकल के आए सामने। तो इसके लिए हमको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें हम बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है। रिपोर्ट राइट करने के लिए हमको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से सबसे पहले प्रीलिमिनरी पेजेस यानी शुरुआत में हमने क्या किया, फिर मेन टेक्स्ट बीच में जिसमें हमने पूरा प्रोसीजर कर रहे थे, पूरा सिंथेसिस वर्क कर रहे थे, पूरा चूहों पे काम कर रहे थे, और एंड मैटर जिसमें कि पूरा एनालिसिस था, पूरी टेबुलेशन थी। ये 3 चीजें वहाँ पे हमको इंटरप्रिटेशन की तरफ या रिपोर्ट राइटिंग के समय ध्यान रखनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। इस पार्ट में हमने चैप्टर 8 तक कवर किया, रिसर्च प्रोसेसेस तक। अगले पार्ट में हम जो बाकी बचे हुए 2 चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए डू गुड, बी गुड एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। थैंक यू।